वेलकम बैक नाज़रीन। मुस्कुराती सुबह में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। जिस तरीके से ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि नए सेगमेंट का आगाज़ करूंगी और वो नया सेगमेंट क्या होगा उस हवाले से मैं आपको ज़रा बता दूं कि नए सेगमेंट के अंदर हम डिफरेंट मौज़ूआत पर बात करेंगे, चाहे वो एजुकेशन के हवाले से हो, डिफरेंट लॉज जो कि हमारी कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट हो सकते हैं उस हवाले से भी हम बात करेंगे। सानिया लाहौर हुआ, उस हवाले से भी बात करेंगे कि वुमेन प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या करना चाहिए, और भी ऐसे बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिनको अभी हम लेकर चलेंगे और अभी हम डिस्कशन करेंगे। तो मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद है मैं उनको इंट्रोडक्शन करा देती हूँ आप लोगों से। जी मेरे साथ मौजूद है नूर अहमद मलिक साहब जो एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। आपको वेलकम करती हूँ शो के अंदर। नूर अहमद साहब, सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी कि आप खुद एक एडवोकेट हैं और जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है, कोरोना का दौर है, वबा का दौर है, और इस सिचुएशन के अंदर हर बंदा ही सर्वाइव कर रहा है। हर बंदा, हर सेक्टर, जितने भी लोग हैं वो इस सिचुएशन के अंदर अभी सर्वाइव कर रहे हैं, और उनके जितने भी हम काम देखें या जितने भी हम मईशत का पहिया देखें तो वो सब कुछ रुक चुका है। और इस तरीके से वबा के दौर के अंदर 2 साल हमने मुकम्मल कर लिया और आगे भी हमें नहीं पता कि इस पैंडमिक से हमने कितने आगे तक लड़ना है। तो ऐसे में वकला बरादरी ने किस तरीके से सर्वाइव किया, वकला बरादरी ने किस तरीके से इस पैंडमिक के दौर के अंदर अब तक सर्वाइव कर रही है? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपका चैनल का शुक्रिया और शब्बीर मेमन भाई का शुक्रिया जिन्होंने मुझे मदऊ किया और इस मौजू पे बात करने का मौका दिया। ये जो हालात चल रहे पैंडेमिक, ये आलमी वबा, ये आलमी वबा ने जहाँ सबको मुतासिर किया, हर तबके को मुतासिर किया, यकीनन वहाँ वकला को भी बहुत मुतासिर किया। कुछ सिचुएशन इस तरह की बन जाती है कि बाज़ औक़ात ये होता है कि कोर्ट्स तो बंद है पैंडेमिक की वजह से, क्लाइंट्स हमारे पीछे लग जाते हैं कि भाई ये काम क्यों नहीं हुआ, ये काम कैसे नहीं हुआ, किस तरह होगा, कैसे होगा। समझाना बाज़ औक़ात बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें अपनी क्लाइंटेज को बचाना, अपनी प्रेस्टीज को बचाना और अपने एक बार का जो तशख़्ख़ुस है उसको लेके चलना बड़ा मुश्किल हो गया था, बहुत मुश्किल हो गया था। ऐसे में हमारे सीनियर वकला जो हैं, हमारी कुछ कमेटियां होती हैं, एसोसिएशंस होती हैं, उन्होंने बड़ा साथ दिया, बड़ा ताउन किया हम लोगों के साथ, सबके साथ, और कोशिश की कि इसको लेके चलें। इस पैंडेमिक से लड़ना तो है, जीना तो है, मर तो नहीं सकते, वो तो वैसे ही मारने के लिए आई है, तो उससे बचना है हमने। तो जब बचने की कोशिश करते हैं तो सर्वाइव भी करना है, यानी इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें पैदा करनी है कि आप उसमें सर्वाइव कर सकें। तो हमने अपनी वकला बरादरी के लिए क्या था कि कुछ सारे वकील ऐसे नहीं होते कि माशाल्लाह अच्छे खासे हों, अच्छे खासे क्लाइंट हो, जैसा नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, कुछ वकला ऐसे होते हैं जिनके पास एंड टू माउथ होते हैं बेचारे, बाज़ औक़ात कोई मसाइल आ जाते हैं, काम नहीं होने की वजह से कुछ परेशान हो जाते हैं। तो हमारी बार्स ने काफ़ी उनका ताउन किया, काफ़ी साथ दिया। हुकूमत पाकिस्तान से या हुकूमत सिंध से हमने कुछ ताउन हासिल किया, वकला के अंदर कुछ मामलात किए, तो कोशिश की सर्वाइव करने की, और आज तक स्ट्रगल कर रहे हैं। आज सुबह तक स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी भी स्ट्रगल करते हुए आए कि किसी तरीके से सर्वाइव कर लें और इस पैंडेमिक से बाहर निकल आए। अच्छा, जिस तरीके से आपने बताया कि हुकूमत सिंध ने काफ़ी हमारी जो है इस पैंडेमिक की सिचुएशन के अंदर हेल्प की, काफ़ी नहीं, ओके, कह सकते हैं कि कुछ मदद की। वो कुछ मदद में क्या थे, किस तरीके से हुकूमत ने आपको जो है वो कोई फंड्स प्रोवाइड किए, या किस तरीके से हुकूमत ने आपको डील किया? बड़ी कोशिशों के बाद कुछ मामला तय किए, और पहले तो हमारी बार, कराची बार ने सबसे पहले तो अपने पास जो फंड्स थे उनसे फंड रिलीज़ किए, और हमारे जो वकला थे उनको कुछ जिनको ज़रूरत थी, अचानक की ज़रूरत आ जाती है या ऑल ऑफ द सडन कोई मामला हो जाते हैं, तो उसमें उन्होंने कराची बार ने अपने पास से दिए, ताउन किया। फिर कुछ अरसे के बाद सिंध हुकूमत ने भी कुछ फंड्स हमें दिए। वो फंड जो मिले वो मुख्तलिफ सूरतों में मिलते हैं, यानी ऐसा नहीं होता है कि वो लाके कैश दे देते हैं हमें, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ के नाम पर, पैंडेमिक था तो उसके लिए कुछ फ़ंड दिया, कुछ हमारे कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं उनके लिए फ़ंड दिए, तो वो पैसे हमने जो अपनी एक्टिविटीज़ के लिए जो रखे थे वो पैसे भी खर्च किए कराची बार ने, सिंध बार ने भी कुछ पैसे दिए, हाई कोर्ट बार ने भी कुछ किया, वो वकला को दिया। तो हमें ऐसा ताउन नहीं मिला कि हम कहें कि हम 100% सर्वाइव कर गए सिंध हुकूमत के ताउन से। सिंध हुकूमत ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होगी, मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने कोशिश नहीं की। अब हर एक का खर्चा तो हुकूमत भी नहीं उठा सकती, इतना पैसा तो हुकूमत के पास भी नहीं होता, इतना पैसा वकला जो तंजीमें होती हैं उनके पास भी नहीं होता। तो कोशिश की है, ताउन बेशक रहा है, बगैर ताउन के कोई काम हो नहीं सकता। वैसे भी सिंध हुकूमत ने अगर वकला बरादरी की हेल्प की है तो ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि सिंध हुकूमत बाकियों की हेल्प करती हुई तो हमें इतनी खासी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन वकला बरादरी के लिए हेल्प की है तो उस पर तो आप लोगों को वैसे ही शुक्रिया अदा करना चाहिए। चाहे वो 10% हो या 20% क्यों ना हो उनका मार्जिन, लेकिन आपकी ज़िंदगी के अंदर थोड़ा सा पार्ट जो है सिंध हुकूमत ने डाल दिया इस पैंडेमिक की सिचुएशन के अंदर।
अच्छा, मेरा जो जवाब है उसको थोड़ा सा कहीं और ले गए आप, प्रॉब्लम थोड़ी सी क्रिएट हो जाएगी इससे। ऐसा नहीं है कि सिंध हुकूमत किसी और के साथ ताउन नहीं कर रही, वो कर रही है। मेरा कोई सियासी ताल्लुक नहीं, सियासी ताल्लुक नहीं, पहले मैं क्लियर कर दूं, क्लैरिटी लिया अपने जवाब के अंदर कि मेरा ताल्लुक सियासी तौर पे नहीं है सिंध हुकूमत से, ना मैं पीपल्स पार्टी से बिलोंग करता हूँ, ऐसा कुछ सच नहीं। मैं बार का नुमाइंदा हूँ, बार के अंदर हूँ, बार का मेंबर हूँ, बस सिंपल। जो हकीकत है वो बयान की है। अगर सिंध हुकूमत किसी और का ताउन नहीं करी, हमारे साथ कर रही है, तो उनकी मेहरबानी। यही कहा मैंने कि आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इस तरीके से सिंध हुकूमत आपके पार्ट में जो है ना आपका भरपूर उन्होंने साथ दिया। खैर ये सारी बातें तो होती रहेंगी। नूर अहमद साहब, ये भी जानना चाहूँगी, जिस तरीके से एजुकेशन सेक्टर हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर होता है, तालीम हमारे लिए सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक कोई बच्चा तालीम हासिल नहीं करेगा उसमें शऊर बेदार नहीं होगा, तो शऊर के लिए तालीम हासिल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसे में जब हम पैंडेमिक की सिचुएशन के अंदर देख रहे हैं, पैंडेमिक की सिचुएशन के अंदर तमाम तालीमी इदारे को सबसे ज़्यादा मुतासर किया हुआ है, क्योंकि आए रोज़ हम देखते हैं कि कभी भी कोई भी वेव आ जाती है तो सबसे पहले असर तालीमी इदारों पर पड़ता है। तालीमी इदारों को फ़ौरन बंद कर दिया जाता है। अभी भी 30 अगस्त तक तालीमी इदारों को पोस्टपोन कर दिया गया कि अब 30 अगस्त के बाद जो है वो इजलास बैठेगा, मीटिंग होगी और उसके बाद जो है हम देखेंगे कि सिचुएशन कोरोना की कहाँ जा रही है, देन हम ऑप्शन देंगे कि खोलने भी है नहीं खोलने। इसी के हवाले से कल भी जो है वो KDH औरंगी पर वालदैन का, असातिज़ा का एहतजाज हुआ, वहाँ पर तालिब इल्मों का एहतजाज हुआ कि किसी तरीके से स्कूल्स को खोले जाएं, क्योंकि हम वैक्सीनेट भी हो चुके हैं, वैक्सीनेशन भी हमने कंप्लीट करा लिया, उसके बावजूद स्कूल्स को क्यों बंद किया हुआ है? क्या कहेंगे इसके ऊपर? सबसे पहले तो अफसोस करूंगा उस सोच पर जो ये सोच चाहती है कि एजुकेशन ही है जो बीमारी का बाइस है, या स्कूल ही है जो बीमारी का बाइस है। सबसे पहले तो अफसोस इसी बात पे करना चाहिए कि हमारी सोच इस कदर नीचे आ चुकी है, इस कदर दब चुकी है कि हमें समझ नहीं आता। मैं कंट्रोवर्शियल जुमला कहना चाहता हूँ, सोच रहा हूँ कह दूँ या नहीं कह दूँ। हमारे यहाँ कोटा सिस्टम है, बिल्कुल सिंध में है कोटा सिस्टम। मेडिकल के सीट्स भी लेने जाएं तो कोटा सिस्टम के बेस पे मिलती है, 60-40 रेशियो है। तो 60% वाले जब 40% के इक्विवेलेंट नहीं हो पाते, 60% वाले 40% इक्विवेलेंट नहीं हो पा रहे, तो मेरा ख्याल ये सोच पैदा हुई कि 40% को क्यों ना 60% के बराबर ले आए। मेरा ज़ाती ख्याल है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं किसी की सोच पर शक करने का हक नहीं रखता, मगर मैं फेल से उसके अमल से महसूस कर रहा हूँ, वो बात कर रहा हूँ, मेरा काम है ये बात करना। तो अब वो 40% और 60% इक्वल हो जाएगा तो मेरा ख्याल है कोटा सिस्टम खत्म हो जाएगा, और जब यहाँ भी सारे उस जैसे ही हो जाएंगे जो 60% के अंदर है। आप समझ रही मेरी बात, मैं कहना है। लेकिन बात वही है ना, रिवायात जो बरसों से चलती भी आ रही है उसको चेंज कौन करे? चेंज करने की बात नहीं है, यहाँ वो माइंड सेट है जिसको हमने छेड़ना है। बिल्कुल ऐसा ही कि आप एजुकेशन के पीछे क्यों लगे हैं। एजुकेशन तो इसलिए है कि आप बाशऊर हों, आपको इल्म हो कोरोना भी है, कोई बीमारी है, कोई चीज़ है, बच्चों को भी इल्म हो, बच्चे भी पढ़ें समझें, वो भी फिर एहतियात करें। वालिदैन से ज़्यादा इम्पैक्ट जो है बच्चों के ऊपर असातिज़ा का पड़ता है। बिल्कुल रोल उनकी कहीं भी बात का, हाँ, उनके दोस्त उनके फिर वो फॉलो करते एक दूसरे को, समझते हैं कि हाँ यार ऐसा करना चाहिए, इससे फ़ायदा है। मेरे वालिदैन भी कह रहे हैं, मेरे उस्ताद भी कह रहे हैं, तो सही कह रहे होंगे। वालिद और वालिदा सिर्फ कहते हैं तो उसकी बात का इतना असर नहीं होता। अमूमन आजकल थोड़ा सा बच्चे लाड प्यार में ज़्यादा होते हैं, इस वजह से। वैसे ये नहीं कह रहा कि बच्चे नाफरमान होते हैं, बच्चे लाड प्यार में ज़्यादा होते हैं तो बाज़ औक़ात इग्नोर कर देते हैं। अब उस उस्ताद को आप उस तक पहुंचने की यानी रसाई नहीं दोगे उस्ताद को शागिर्द के साथ। ऑनलाइन पढ़ने के लिए आप क्या समझते हैं कि ऑनलाइन पढ़ना आसान है? ऑनलाइन के ऊपर उस्ताद क्या समझे और शागिर्द क्या समझे, उस्ताद कैसे पढ़ा? आपको लगता है कि ऑनलाइन वर्किंग जो हो रही है, ऑनलाइन स्टडीज़ जो हमारे पाकिस्तान के अंदर हो रही है, वो बेनिफिशियल साबित हो रही है लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए? 5% भी नहीं हो रही होगी। एग्जैक्टली 95% तो लॉस है, इम्पैक्ट ज़्यादा लॉस का है। अगर हम बात करें निचले तबके की, तो ऑनलाइन क्लासेस लेना कोई आसान बात नहीं। एक लैपटॉप निचले तबके के घर के अंदर खरीदना 25 से 30 हज़ार रुपये का वो नॉर्मल सा लैपटॉप, क्या एक निचला तबका इस पैंडेमिक के दौर में अपना खाना पूरा करेगा या लैपटॉप खरीद के अपने बच्चे को देगा कि वो ऑनलाइन स्टडीज़ करें? आपने अभी बात बहुत अच्छी की, अपना खाना पूरा करेगा। मैंने सड़कों पे उन लोगों को भी देखा है जो वाइट कॉलर्स होते हैं, जो बेचारे कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, वो लाइनों में खड़े होते हैं खाने के लिए कुछ मिल जाए। तो इस हालात के अंदर जब किसी के पास खाने को पैसा ना हो, वो लैपटॉप खरीदने कहाँ जाएगा? और वो बच्चा जो बेचारा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, छोटे स्कूल में पढ़ता है, वो किस तरह पढ़ेगा? ऑनलाइन क्लास लेना तो एक ड्रीम है, वो नहीं हो सकता। वो बड़ी लेवल की बातें हैं, बड़े लेवल के बच्चे हैं, बड़ी क्लासों के बच्चे हैं, वो तो समझ में आता है। ये छोटे क्लास के बच्चे, छोटा जहन, छोटा दिमाग किस तरह पढ़े, इस पर हुकूमत को सोचना चाहिए, सीरियसली सोचना चाहिए। तनकीद नहीं है, हकीकत है कि इससे काफ़ी नुकसान हो रहा है। अगर कोई वजह है तो सामने लेके, पेरेंट्स की वैक्सीनेशन है, आप उस पर जोर कर रहे हैं तो पेरेंट्स ने वैक्सीनेशन करा ली। अब स्टूडेंट की तो हो नहीं सकती क्लास, नर्सरी, प्राइमरी, सेकेंडरी, वही करा सकता है।
ठीक है, तो आप बच्चों के पीछे क्यों लगे? असातिज़ा के लिए स्कूल में वैन्स भेजें, कराएं सबकी वैक्सीनेशन खुद ही, ऑटोमेटिक सारा सेटअप। इंग्लैंड में इतना कुछ हुआ, बहुत बर्बादी हुई, मगर वहाँ स्कूल खुले थे, सब कुछ खोल दिया उन्होंने। अमेरिका में खुले, फ्रांस में खुले, इटली, सब बर्बाद हुए हैं, लाखों लोग मरे। हमें पता भी चलता है कि एजुकेशन सफ़र हुई उनकी। यहाँ तो हमारे बच्चे जो पढ़ते थे वो भी भूल गए। यही हाल है। और जिस तरीके का मैंने कहा ना कि पैंडेमिक की सिचुएशन के अंदर सबसे ज़्यादा जो सेक्टर मुतासर हुआ वो एजुकेशन सेक्टर मुतासर हुआ। और जिस तरीके से कोई भी वेव आती है या जिस तरीके से कोई भी हालात होते हैं, कोरोना के केसेस बढ़ना शुरू होते हैं, तो सबसे पहले एजुकेशन सेक्टर को बंद कर दिया जाता है। जहाँ थोड़ी सी खुलने की उम्मीद होती है, थोड़ी सी किरण जागती है पेरेंट्स के जो है ना दिल के अंदर कि अब बच्चे स्कूल जाना शुरू कर देंगे, लेकिन होता वही है जो हुकूमत वक्त कहती है या हुकूमत सिंध चाहती है कि अभी स्कूल्स नहीं खोलेंगे। और जब तक पैंडेमिक की सिचुएशन ऐसे ही रहेगी तब तक स्कूल्स खोलेंगे भी नहीं वो। अब 30 अगस्त तक मुलतवी जो फैसला कर लिया गया है, लेकिन कल सारे पेरेंट्स, सारे असातिज़ा, सारे तालिब इल्म सड़कों पर थे और उन्होंने थ्रेट दिया हुकूमत सिंध को, और उन्होंने यही कहा कि अगर आप स्कूल नहीं खोलेंगे तो हम सड़कों पर दोबारा आएंगे और सड़कों पर ही स्कूल लगाएंगे और वहीं पर बच्चों को तालीम देंगे। तो इस तरह से क्या कोरोना नहीं फैलेगा? कोरोना तो फैलने की बहुत सारे सिचुएशन से नज़र आती हैं। जैसे कि हम ज़्यादा बात नहीं करें, जोड़िया बाजार चले जाएं, अनाज मार्केट है, सर से सर मिला होता है लोगों का, बिल्कुल ऐसा ही है। वहाँ कोरोना नहीं आता। पंजाब में जब डेल्टा आया था, अगर डेल्टा को वहीं से रोक लेते, सिंध बॉर्डर क्रॉस नहीं करने देते, तो आज कराची में नहीं होता। सारा अनाज तो हमारा पंजाब से तकरीबन आता है, कैसे रोकते? जब वहाँ कोरोना नहीं फैल रहा, कोई ना कोई वजह है, कोई तरीका है, तो ये बच्चों से कैसे फैलेगा, बच्चों के वालिदैन से कैसे फैलेगा? अगर बच्चे सड़कों पे पढ़ेंगे तो क्या ये स्टैंडर्ड अच्छा लगेगा पढ़ाई का? कोरोना तो अपनी जगह रहा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म कर देंगे। एहतिजाज करना हक है हमारा, धमकी किसी ने नहीं दी, वालिदैन ने थ्रेट्स नहीं किया। वालिदैन ने भी कहा कि हम पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, स्कूल तो खुल नहीं रहे, हम सड़क पे बैठ जाएं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये हुकूमत को ज़रूर सोचना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए, सीरियसली सोचना चाहिए। 30 तारीख तक का मौखर हुकूमत सिंध ने किया था, चीफ मिनिस्टर सिंध ने बात कही थी और वजीर तालीम ने भी गालिबन ये बात कही थी, मगर इसके बाद जो नोटिफिकेशन आया है वो गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए। तो इट्स मीन्स कि आप खोलने का इरादा नहीं रखते इस पूरे साल में स्कूल को, क्योंकि सर्दियाँ जूं शुरू होंगी, फिर एक 5वीं लहर आ जाएगी। ऑब्वियसली ऐसा हो रहा है, ठंड के अंदर ये सर्वाइव करता है, गर्मी में जब जा नहीं रहा तो सर्दी में कैसे जाएगा? तो इसका कोई ना कोई हल तोड़ निकालना चाहिए, सॉल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर बंद करना कोई हल नहीं है। जिस तरीके की हमारी अभी बच्चों की हम देख रहे हैं तरबियत हो रही है और जिस तरीके से घर में बच्चे रह रहे हैं वो बिल्कुल एजुकेशन से दूर होते हुए चले जा रहे हैं। किताबें खोलने को कहो तो कहते हैं कि पढ़ाई नहीं है, क्या पढ़ें हम, हमें नहीं पता कि हम क्या पढ़ें। ऑनलाइन क्लासेस के लिए बिठाया जाए तो वहाँ पर चीटिंग हो रही है, चीटिंग से पेपर्स दिए जा रहे हैं। वहाँ पर अगर यूनिवर्सिटीज़ के हम स्टूडेंट्स की बात करें तो वो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स पर क्यों जोर दे रहे हैं एज़ कम्पेयर टू फिजिकल एग्जाम? क्योंकि इसलिए जोर दिया जा रहा है क्योंकि ऑनलाइन उनको बहुत ईजी लग रहा है कि अपना सेमेस्टर क्लियर हो जाएगा और इस तरीके से डिग्री हाथ में आ जाएगी बगैर पढ़े। जिस तरीके की सिचुएशन और सिनेरियो हमने देखा कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के तो खैर अब पेपर लिए जा रहे हैं, इससे पहले वाले जो पैंडेमिक की सिचुएशन जो फर्स्ट ईयर था हमारा, वहाँ पर बच्चों को प्रमोट किया गया, मैट्रिक के बच्चों को प्रमोट किया गया, तो बच्चों का एक माइंड सेट डेवलप हो चुका है कि अब हम बगैर पढ़े भी आगे निकल जाएंगे। अभी आपने कहा प्रमोट किया 11वीं क्लास को जो लास्ट ईयर था, तो 12वीं क्लास जो अभी हुई है तो उसमें भी यही कहा गया है कि आपको हम पास कर देंगे। अनाउंसमेंट पहले से हो गई, ऐलान पहले से कर दिया। अगर ये ना करते तो ज़्यादा अच्छा होता, बच्चे मेहनत करते। अब बताइए इस तरह के माहौल से निकले हुए बच्चे, आने वाली नस्ल जो है वो आगे आके मेमार बनेंगे पाकिस्तान के। जब बुनियाद कच्ची होगी तो बिल्डिंग कैसी तामीर होगी? बिल्कुल। ये एरा कैसा गुजरेगा जब आगे बढ़ेगा, जब इनके ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी? तो क्या समझते हैं कि फ्यूचर किस तरफ जा रहा है स्टूडेंट्स का? बहुत डार्क है इस वक्त जो नज़र आ रहा है। पूरे पाकिस्तान में स्कूल खुले हैं सिवाय सिंध के, पूरा पाकिस्तान तालीम की तरफ तवज्जो दे रहा है सिवाय सिंध के। सिंध हुकूमत में उनकी नीयत पर शक नहीं करता, बेशक उनके जहन में कुछ होंगे खदशात किस वजह से फैल रहा है, मगर को कंट्रोल करने के लिए तो हुकूमत होती है, स्ट्रैटेजी मेंटेन करनी चाहिए कि स्ट्रैटेजी मेंटेन होगी तो फिर आगे तमाम जो है सॉल्यूशन निकलेंगे। लेकिन वही नूर साहब एक और बात मैं आपसे कहूँगी कि जैसे कि हम बात कर रहे थे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के हवाले से, इनका फोकस बेसिकली है कि पाकिस्तान में ऑनलाइन जो स्टडीज़ हैं वो इन हो जाएँ और वो जो है ना एक कहते हैं ना जोर पकड़ लें ऑनलाइन स्टडीज़, तो ताकि क्योंकि पैंडेमिक की सिचुएशन का तो कुछ नहीं पता कि अब आगे कितने साल एग्जिस्ट करती है, कितने महीने एग्जिस्ट करती है, कितने जो है ना बरसों
टू एग्जिस्ट हमें इसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है। तो हमें जब इसी के साथ हम प्रिपेयर हैं मेंटली कि हमें इसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है और अपनी लाइफ को इसी के साथ जो है एडजस्ट करना है, तो क्यों ना ऐसे सॉल्यूशंस लेकर आया जाए, या क्यों ना ऐसे ऑनलाइन स्टडीज़ इज़ गुड फॉर आवर स्टूडेंट्स, क्या वो हमारे लिए अच्छे साबित हो सकती है? देखिए, साबित तो अच्छी हो सकती है, मगर इसका खुले दिल से खुले तरीके से इजहार कर दे ताकि उसके लिए प्रिपेयर्ड हो जाए, मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाए, हम सारे तैयार हो जाए कि हमने काम करना है, हमें पता हो कि हमने जाना उस रास्ते पे, तो हम जाने को तैयारी पकड़ लें। मरने के बाद हमने कब्र में जाना है, हमें पता है हम तैयारी करनी है, जहन्नम जन्नत जो भी है। ऐसे हमें तालीम के बारे में पता होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए कि हमने करना क्या है। अभी तक स्ट्रैटेजी क्लियर नहीं, स्कूल खुलेंगे, फीसें हम दिए जा रहे हैं स्कूलों की, ठीक है, उनका भी हक बनता है, वो भी स्कूल लेके बड़े इतने सालों सेटअप चला रहे हैं, उन्हें भी एकदम धक्का नहीं मार देना चाहिए। मगर क्या किया जाए इसके ऊपर, एक रोशनी की किरण तो नजर आए कि यहाँ से रोशनी आएगी। अभी तक तो रोशनी का पता ही कुछ नहीं, अंधेरा ही अंधेरा चल रहा है। और ये फ्यूचर हम कहें कि ऑनलाइन से हमारा कैसा है, तो मैं नहीं मान सकता कि ऑनलाइन से कोई फ्यूचर छोटे बच्चों का अच्छा हो सकता है। हाँ, बड़े बच्चों का हो सकता है, ऑनलाइन स्टडीज होती है, इंटरनेशनल लेवल पे होती है, ठीक है, माना जा सकता है, मगर क्लासेस का ग्रेड बहुत ऊपर होता है। ये तो छोटे से बच्चे हैं, इन्हें कंप्यूटर ऑपरेट करने का तरीका आता है कि हाँ भाई ऐसे बटन दबा दो तो ये हो जाएगा, इससे कर दो ये, वो लिख थोड़ी सकते हैं। लेकिन स्कूलों का फैक्टर्स अगर हम देखें तो स्कूल तो एक माफिया बना हुआ है। पेरेंट्स से तो इस तरीके से फीसेस वसूल की जा रही हैं कि जैसे बच्चा वाकई वहाँ पर जा रहा है और वहाँ पर पढ़ भी रहा है, और जो पेरेंट्स अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे इस सिचुएशन के अंदर, जो पेरेंट वाइट कॉलर हुआ करते थे, अब उनके भी घर के इस तरह के हालात हो चुके हैं कि वो अपने बच्चे की फीसेस अदा करें, जो कि बच्चा स्कूल भी नहीं जा रहा, उस बच्चे की फीसेस अदा करें, या कि आगे के दीगर कामों को देखें अपने घर के, या अपने घर के अखराजात को देखें, या 2 वक्त के खाने को देखें। इस मामला में तो स्कूल को भी सोचना चाहिए कि हमने क्या करना चाहिए, थोड़ा रियायत तो उनको भी देनी चाहिए। ये बात उनके इल्म में भी होगी कि वालिदैन किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं। अब वो पूरी फीस मांगते हैं, आप बिलीव करें ना करें, मैं बहुत से टीचर्स को जानता हूँ, बहुत से स्कूल्स को जानता हूँ जो अपने टीचर्स को फारिग कर दिया, तनख्वाह उनका कोई नहीं दे रहे, बिजली का बिल उनका नहीं आ रहा। सबसे बड़ा खर्चा तो होता था कि एसीज लगे होते थे या क्लास में पंखे चल रहे, तो खर्चा होता था, वो खर्चा बंद हो गया। इसके बावजूद वो फीस पूरी लेते हैं, और ना लो तो जाहिर एक टर्मिनेशन बच्चे का एक वाहिद हल उनके पास, जो कहते हैं ना पेरेंट्स को ब्लैकमेल करने का जो तरीका है, वो सीधा सीधा ये है कि हम आपके बच्चे को फायर कर देंगे और आप अपने बच्चे का कहीं और बंदोबस्त कर लें। तो वही पेरेंट जो इस सिचुएशन के अंदर बड़ी परेशानी का शिकार है और बड़ी परेशानी से दो चार है, वो इन मामलात में और ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका माइंडसेट और ज़्यादा ख़राब हो जाता है, और वो कहते हैं कि किस तरीके से हम इन तमाम चीज़ों को, इन सूरत हाल को निपटें, या किस तरीके से अपने बच्चों का फ्यूचर बचाएं। क्योंकि पेरेंट का एक सबसे बड़ा मिशन ये होता है कि उसका बच्चे का फ्यूचर जो है वो सिक्योर हो जाए, और अगर ये सिक्योर नहीं है तो इससे यही होता है कि पेरेंट एक अपनी जितनी भी जमा पूंजी है ज़िंदगी की वो वक्फ कर देता है। तो ऐसे में सिंध हुकूमत का क्या किरदार होना चाहिए? हुकूमत का जो किरदार है वो माँ के बराबर होता है। यानी हुकूमत जो होती है, हुकूमत वो माँ का एक क्राइटेरिया रखती है, तो माँ को सोचना चाहिए कि बच्चे किस तरह सर्वाइव करें। ये प्लानिंग स्ट्रेटजी बनाना इस हुकूमत का काम है कि हमने किस तरीके से लेके चलना है आगे लोगों को। एक तलवार लेके खड़े हो जाए और कहें कि नहीं यही करना है, तो एक जालिम बादशाह में और आदिल हुक्मरान में फ़र्क क्या रह जाए? कुछ भी नहीं रहा। हम तो कहते हैं हम अदल की बात करते हैं, इंसाफ की बात करते हैं, मगर अदल और इंसाफ तो उस सूरत में मुमकिन है ना कि जब हमारे हुक्मरान हमें अदल और इंसाफ के राह पे चलने थे। अब माशरे में गरीबी पैदा होगी, गुर्बत आएगी, लोग भूखे मरेंगे, तो क्या होगा? मेरा बच्चा भूखा रहेगा तो ऑब्वियसली मेरा एक वक्त आएगा, दिमाग ख़राब होगा, पागल हो जाऊंगा, और मैं बाहर निकल किसी ना किसी को डाकाजनी की कोशिश करूंगा, चोरी की कोशिश करूंगा, गैर अखलाकी कामों पर उतर आऊंगा, पता नहीं क्या कुछ कर जाऊंगा। तो इस चीज से रोकने के जरा सोचना चाहिए। क्राइम इंडेक्स बहुत बढ़ जाता है ना, जिस तरीके का हम सिनेरियो देख रहे हैं, या डकैती की वारदात देख रहे हैं, हम स्ट्रीट क्राइम की वारदातों को देख रहे हैं, तो ये बेरोजगारी के सबब ही तो हो रहा है। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, इसी तरीके से तमाम जो है वो इस तरह की जो सिचुएशंस हो रही है वो वर्स्ट होती जा रही है शहर की। खैर नूर अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, वो सेगमेंट का वक्त का पता नहीं चला। बहुत सारी डिस्कशन मैंने आपसे किया एजुकेशन के हवाले से कि कितना मुश्किल अभी हम दौर से गुजर रहे हैं एजुकेशन के दौरानिए के ऊपर, और उम्मीद करती हूँ कि हुकूमत सिंध जो है वो इस पर कोई एक्शन लेगी, इसके हवाले से कुछ सोचेगी। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाऊँगी नाज़रीन, वक्फे से वापस आऊँगी और नए सेगमेंट का आगाज़ करूँगी। देखते रहिए मुस्कुराते सुबह।